आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 11 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,88,061 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,38,448 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,41,481 है। इस बीमारी के चलते हुई मौतों का आंकड़ा 8,117 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 94,041 मामलों में से 46,087 एक्टिव मरीज हैं। इसी तरह तमिलनाडु में 36,841 में से 17,182 एक्टिव, दिल्ली में 32,810 मामलों में से 19,581 एक्टिव मरीज, गुजरात में 21,554 में से 5,464 एक्टिव मरीज, राजस्थान में 11,651 में से 2,791 एक्टिव मरीज है। इनके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहां 11,610 मामलों में से 4,381 एक्टिव मरीज। मध्य प्रदेश में यह तादाद 10,000 के ऊपर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल 10,049 मामलों में से 2,730 एक्टिव मरीज हैं। पश्चिम बंगाल में 9,328 में से 5,117 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 6,145 में से 3,198 एक्टिव, बिहार में 5,807 संक्रमित मामलों में से 2,687 एक्टिव, हरियाणा में कुल संक्रमित 5,737 में से एक्टिव मरीजों की तादाद है 3,492 और आंध्र प्रदेश में कुल 5,429 मामलों में से 2,381 एक्टिव मरीज हैं। 6,400 लोगों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक 30 अप्रैल तक देश की 0.73% आबादी ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी और तब कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर महज 0.08% थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इसकी जानकारी देते हुए यह भी कहा कि देश में अब तक कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना पर प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बार बार कहा कि देश की बड़ी आबादी पर कोविड-19 महामारी का खतरा मंडरा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नीति आयोग के सदस्य और कोरोना पर गठित एम्पावर्ड ग्रुप 1 के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सब कोरोना संक्रमण के खतरे के अधीन बने हुए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई पैमाना तय नहीं किया है। उन्होंने कहा जहां तक बात हमारे देश की है तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत कम है, इसलिए निश्चित तौर पर भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। वहीं डॉक्टर पॉल ने सीरो सर्वे के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि अगर हम 30 अप्रैल को इस स्टेज पर थे और अभी भी हम प्राथमिक स्तर पर ही है, इसका मतलब है कि देश में कोरोना वायरस मौजूद है। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने इसके फैलने की रफ्तार पर रोक लगाई है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि हम सब वायरस के संक्रमण के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन में यह एक संदेश छुपा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार अब तक नियंत्रण में है और दूसरा यह कि अभी बड़ी आबादी पर वायरस के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना है। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्य के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अंबोली जैसे तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र में मानसून के दस्तक के साथ ही अब देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों का बारिश के लिए इंतजार खत्म हो जाएगा। जल्द ही मानसून देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 महीनों में देश में मानसूनी बारिश पिछले 50 वर्षों के अपने औसत के
96 से 104% के बीच रहेगी। मुंबई के कुछ इलाकों में मंगलवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार सुबह भी शहर पर बादल छाए रहे और कुछ देर बारिश भी हुई। हालांकि मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश के तेज होने की आशंका है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के चलते भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान का मानव रहित ट्रायल अब इस साल उड़ान नहीं भर पाएगा। कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से इसकी तैयारियों पर असर पड़ा है। पहले इस साल अंतरिक्ष में जांच के तौर पर इसके ट्रायल की तैयारी थी। अब इस उड़ान के लिए भारत को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के साथ इस साल मानव रहित उड़ान संभव नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम लगभग 5 से 6 मिशन की योजना बना रहे हैं, जिसमें GISAT-1 भी शामिल है, जिसका प्रक्षेपण इस साल की शुरुआत में स्थगित कर दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहले बताया था कि वह गगनयान से पहले आजमाइश के तौर पर 2 मानव रहित विमान भेजेगा, जिसमें से एक दिसंबर 2020 में उड़ान भरने वाला है और दूसरा जुलाई 2021 में रवाना होगा। वहीं इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से कुछ बाधाएं आई है, लेकिन अभी भी इसके उड़ान में देरी की पुष्टि नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 महीने का समय है। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा थोड़ा इधर उधर समय सारणी में हो सकता है, लेकिन इसका भी पता तभी चलेगा जब हम पूरा मूल्यांकन करेंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो टीम अभी इस परियोजना पर काम कर रही है उसने कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया है। इसरो की योजना पहली उड़ान में मानव आकृति वाले व्योममित्र को भेजना है। अंतरिक्ष एजेंसी की योजना 2022 में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की है। देश में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 को मनाई जाएगी। वहीं भारतीय वायुसेना के 4 पायलट मॉस्को में अभी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, जो गगनयान परियोजना के संभावित उम्मीदवार हैं। कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए जामा मस्जिद को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह कदम तब उठाया गया है जब शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के सचिव अमानुल्लाह की मंगलवार रात को सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनता की राय लेने और विद्वानों से सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आज से लेकर 30 जून तक जामा मस्जिद में नमाज के लिए कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी। सिर्फ कुछ लोग ही मस्जिद में दिन में 5 बार की नमाज अदा करेंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर्स के निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अनुसंधान और नव सृजन गतिविधियों, खासतौर पर कोविड-19 महामारी से निपटने में नाइपर्स के योगदान की समीक्षा की। श्री मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि नाइपर्स अनुसंधान और परीक्षण गतिविधियों के माध्यम से अपने लिए संसाधन खुद जुटा सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि नाइपर्स को न सिर्फ उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि उसे वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने की संभावनाओं का भी पता लगाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 जारी की है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सर्वोच्च हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी में बना हुआ है। कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज पहले स्थान पर है। रमेश पोखरियाल ने कहा कि इस रैंकिंग से विश्वविद्यालयों को विभिन्न मानकों पर सुधार करने का अवसर मिलेगा और शोध के क्षेत्र में कमियों की पहचान और सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग में देश में विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर करने के लिए प्रतियोगिता होगी और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
श्री पोखरियाल ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का गठन किया है, जो विभिन्न विश्वविद्यालय के 5 साल के पूर्व विभिन्न मानकों और ज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे संस्थानों में आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रतियोगिता होगी और सभी संस्थान एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत ईरान से 233 प्रवासी भारतीयों को लेकर नौसेना का जहाज INS शार्दुल पोरबंदर तट पर पहुंचा। इनमें ज्यादातर गुजरात के वलसाड जिले के मछुआरे हैं। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को पोरबंदर पहुंचने के बाद राज्य के अधिकारियों की देखरेख में भेज दिया गया। INS शार्दुल सोमवार शाम को ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह से भारत के लिए रवाना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार की जन केंद्रित नीतियों कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है, ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत इन बैंकों ने अब तक 24,260 करोड़ रुपए के कर्जों की मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा कर्ज भारतीय स्टेट बैंक ने दिए हैं और उसके बाद केनरा बैंक का स्थान है। भारतीय स्टेट बैंक ने 7,500 करोड़ रुपए और केनरा बैंक ने 814 करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु में दिए हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों पर अपनी न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधारी दर में 15 आधार अंक की कटौती की है, जो कल से प्रभावी होगी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 आधार अंक की कटौती आज से प्रभावी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.80% से घटाकर 7.65% कर दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1 वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.70% से कम कर 7.60% कर दी है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दर में 25 आधार अंकों की कटौती लागू की। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में 5 आधार अंक और सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 आधार अंक की कटौती 8 जून से लागू कर दी है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 11 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 12 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।